नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.52% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दल चीन में कोविड महामारी के शुरू होने की जांच के लिए वुहान पहुंचा। फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड के टीकाकरण के विश्व के सबसे बड़े अभियान की शुरुआत शनिवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। कोविड टीकाकरण का ये अभियान देश के हर हिस्से में शुरू किया जा रहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ 3,600 स्थानों पर टीकाकरण की शुरुआत होगी। पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्रों के अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने का स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलब्ध रहेगी। कोविड-19 महामारी टीकाकरण अभियान और कोविन सॉफ्टवेयर से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24 घंटे चलने वाला कॉल सेंटर 1075 भी स्थापित किया जा रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की पर्याप्त खुराकें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रवाना कर दी गई हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों तक भी कोविड टीके पहुंचाए जा चुके हैं। जन भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड के टीके के पूरे चक्र के लिए 2 खुराकें 28 दिनों के अंतराल पर दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाबों की श्रृंखला जारी की है। इसके अनुसार कोविड के टीके की दूसरी खुराक लेने के 2 सप्ताह बाद सामान्यतः सुरक्षात्मक एंटीबॉडी बन जाती हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि ये भी सलाह दी गई है कि इस संक्रमण से खुद को बचाने के लिए कोविड के पूरे चक्र का पालन करना जरूरी है। इससे परिवार के सदस्यों, मित्रों, संबंधियों और सहकर्मियों में संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। संक्रमित लोगों को लक्षणों की पहचान होने के 14 दिनों तक टीका नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि इससे टीकाकरण स्थल पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में दिया जाने वाला टीका किसी भी अन्य देश द्वारा विकसित टीके जितना ही प्रभावी है, क्योंकि सुरक्षा और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए इसमें कई चरणों में जांचा जा चुका है। पात्र लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोविड टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी दी जाएगी। इस बीच टीकाकरण के लिए वैक्सीन विमानों से देश भर के शहरों और कस्बों में भेजी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोविड का टीका प्रत्येक जिले में पहुंच गया है। टीकों को पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में लगभग 11 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है और 16 जनवरी से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के 311 केंद्रों पर वैक्सीन के टीका लगाने का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है और पहले दिन वैक्सीन लगाने का काम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा। सभी जिलों में वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कल उन 100 लोगों की लिस्ट ऑनलाइन जारी करेगी जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। लखनऊ में सबसे बड़ा टीकाकरण का केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। छत्तीसगढ़ में कल कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न जिलों में वैक्सीन ले जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
छत्तीसगढ़ में कल पहली खेप के रूप में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की करीब 3,23,000 खुराक पहुंची हैं। इन वैक्सीन को एयरपोर्ट से राज्य वैक्सीन भंडार गृह ले जाया गया। उसके बाद कल ही इन्हें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के विभिन्न जिलों में भेजने का काम शुरू हो गया है। आज इन्हें सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों में भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में करीब 2,67,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए पूरे राज्य में 99 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ये टीकाकरण केंद्र राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के अलावा कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण की सारी तैयारियां केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी कर ली गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मिजोरम में कोविड टीके की पहली खेप आज पहुंच गई। राज्य के प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर लाल जावमी ने बताया कि टीकों को आइजोल सिविल अस्पताल के टीका भंडार गृह में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि टीके की 1,250 खुराकें लुंगलेई जिले के लिए भेजी गई हैं। मिजोरम में टीकाकरण के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर पहले चरण में 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार टीकाकरण के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य में शनिवार से 81 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य शुरू किया जाएगा और हफ्ते में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही वैक्सीन लगाई जाएंगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए 2,40,000 स्वास्थ्यकर्मी अभी तक पंजीकरण करा चुके हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कोविड टीके को लगाने के लिए लोगों में सहमति बनाने के उद्देश्य से सामान्य चिकित्साकर्मी, होम्योपैथिक चिकित्सक और मनोचिकित्सक भी सामने आए हैं। कोल्हापुर के निजी चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे बिना किसी भय के सबसे पहले टीका लगवाने के लिए तैयार हैं। कोल्हापुर में होम्योपैथिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जगताप ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है और सभी को इससे प्रतिरक्षित होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि टीका व्यक्ति की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देगा। कोल्हापुर मनोचिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पद्मराज पाटिल ने कहा कि एक बार जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा तो उसके बाद सामान्य लोगों के बीच आत्मविश्वास पैदा होगा कि वे खुद को प्रतिरक्षित करें। अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने ये भी कहा कि वैक्सीन के कोई दुष्प्रभाव नहीं है और लोगों को वायरस के उन्मूलन के लिए बिना किसी डर के टीकाकरण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। इस बीच नवी मुंबई नागरिक निकाय ने शहर में 50 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए हैं। शहर के नगर निगम को 19,085 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को टीका लगाने के लिए 21,000 वैक्सीन खुराक का स्टॉक मिला है। दूसरी ओर नागपुर विभाग में सरकारी और निजी अस्पतालों के 93,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविशील्ड टीकों की 1,14,000 खुराक दी जा चुकी है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में कोविड वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और भंडारण की कारगर प्रणाली के बारे में बताया। एयरक्राफ्ट से लेके ट्रक्स हैं, उससे लेके जितनी भी सुविधा उपलब्ध है सबका उपयोग किया जा रहा है और जो इसका स्टोरेज की बात की जाती है तो ये कोल्ड चेन मेंटेन करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस वैक्सीनेशन को ठीक से इंश्योर करने के लिए। उसके लिए भी हर लेवल पे अलग अलग तरह के कोल्ड स्टोरेज होते हैं। रीजनल लेवल्स पे हमारे पास वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डीप फ्रीजर्स होते हैं और जो लास्ट लेवल होते हैं वैक्सीनेशन के वहां पे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं। तो ये सेटअप हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। हम इसी सेटअप का उपयोग करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। डॉक्टर मलिक ने लोगों को भरोसा दिलाया कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें इस टीकाकरण अभियान में सकारात्मक रूप से शामिल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अब तक देश भर में 1,01,46,000 से अधिक लोग महामारी से ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर और सुधार के साथ 96.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों में महामारी के 16,946 नए मरीज सामने आए हैं और संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की दैनिक संख्या 20,000 से नीचे बनी हुई है। इसी अवधि के दौरान 17,500 से अधिक लोग महामारी से ठीक भी हुए। स्वस्थ होने वाले रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या का अंतर बढ़कर रोगियों की मौजूदा संख्या की तुलना में 48 गुना अधिक हो गया है।
इस समय देश में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की संख्या 2,13,000 है, जो संक्रमित हुए लोगों की संख्या का 2.03% है। इनमें से करीब 60% को मामूली संक्रमण है और वे घर पर ही आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास, केंद्र के उपचार संबंधी मानक नियमों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कड़ाई से अमल और डॉक्टरों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों तथा महामारी से निपटने में लगे हुए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के निष्ठापूर्वक कार्य करने से देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि ठीक होने वालों की संख्या बढ़ने से मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये इस समय 1.44% के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में महामारी से 198 मौत हुई और मृतकों की दैनिक संख्या 200 से नीचे बनी हुई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,43,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक 18,042 लाख से अधिक जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बड़े सुनियोजित तरीके से देश भर में परीक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया है। भारत की दैनिक परीक्षण क्षमता 15 लाख हो गई है, जिससे कोविड परीक्षण आसानी से कराया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि देश में कोविड लॉकडाउन के समय का उपयोग स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने, स्वास्थ्य कर्मियों के क्षमता निर्माण और देश में जरूरी लॉजिस्टिक सेवाएं सुनिश्चित करने में किया गया। आज आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि देश में अब PPE किट और मास्क जैसे सामान न केवल पर्याप्त मात्रा में बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका निर्यात भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने पर केंद्रित है। उसकी सारी आर्थिक नीतियां इसके इर्द गिर्द ही तय की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं है, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करना है। उन्होंने कहा कि केवल एक आत्मनिर्भर राष्ट्र ही खुद को आगे ले जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई वाले 15 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल के 13 वैज्ञानिक आज चीन के वुहान पहुंच गए, जहां वे कोविड महामारी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। 2 अन्य वैज्ञानिक अब भी सिंगापुर में हैं, जहां उनकी कोविड जांच की जा रही है। इन लोगों में कोविड एंटीबॉडी पाई गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.52% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दल चीन में कोविड महामारी के शुरू होने की जांच के लिए वुहान पहुंचा। फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन में। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए HAL को आदेश देने के मंत्रिमंडल के फैसले से 50,000 रोजगार पैदा होंगे और 5,000 संबंधित कंपनियों को भी काम मिलेगा। आज बेंगलुरु में 5वें सशस्त्र बल वेटरन डे को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि HAL को 73 हल्के लड़ाकू विमान और 10 प्रशिक्षण विमान निर्मित करने का आदेश दिया जाएगा। देश के सशस्त्र बलों के शौर्य और साहस की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हुए शत्रुओं को करारा जवाब दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों से युवाओं का मार्गदर्शन करने तथा सशस्त्र बलों में उन्हें शामिल होने के लिए प्रेरित करने को कहा। श्री सिंह ने पूर्व सैनिकों के फायदे के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। 2006 रिटायर्ड ऑनरेरी नायब सूबेदार के पेंशन का मामला,
यह लंबे समय से पेंडिंग था, इसे भी पूरा कर दिया गया है। इसी तरह पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और जो बेनिफिशियरी होते हैं उनकी पहचान का भी मामला होता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया है। अब हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है। हमारे सैनिक भाई यदि कोई कॉस्टली आइटम भी सीएसडी से अपनी कैंटीन से भी मंगवाना चाहते हैं तो महीनों तक उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। यह व्यवस्था हाल में ही 3, 4, 6 दिन पहले ही मैंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतीय सशस्त्र बल आज पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। ये दिवस सेना के सेवानिवृत्त कर्मियों की विशिष्ट सेवा का सम्मान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल ये दिवस स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पिछला साल राष्ट्र और सशस्त्र बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर कोविड महामारी का मुकाबला करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन किया। श्री नरवणे ने बताया कि देश भर में स्वर्णिम विजय वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना हमेशा अपने पूर्व सैनिकों के साथ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण कल देश भर के 600 जिलों में शुरू किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही इस योजना में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड महामारी से संबंधित कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। योजना के तीसरे चरण में 2020-21 के दौरान 8 लाख प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिस पर 9 अरब 48 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। देश में कुशल लोगों का बड़ा समूह तैयार करने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सूचीबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों तथा 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। योजना के पहले और दूसरे चरण से प्राप्त अनुभव के आधार पर मंत्रालय ने तीसरे चरण में कई सुधार किए हैं ताकि मौजूदा नीति और नई आवश्यकताओं के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया था। भारत को दुनिया में कौशल की राजधानी बनाने की सोच के साथ शुरू की गई ये योजना सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो लोगों में बड़ा लोकप्रिय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। वे स्टार्टअप्स के साथ संवाद भी करेंगे। 2 दिवसीय ये सम्मेलन कल से शुरू हो जाएगा। अगस्त 2018 को काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्स्टेक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के बाद ये आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक स्टार्टअप सम्मेलन को करने की भारत की वचनबद्धता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल के 5 वर्ष पूरा होने पर इस आयोजन में 25 से अधिक देशों के 200 से ज्यादा वक्ता हिस्सा लेंगे। स्टार्टअप पहल के बाद भारत सरकार द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्यवाही 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। सरकारी प्रयोजन की आवश्यकतानुसार सत्र के 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख को संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र के शुरू करने और 8 अप्रैल को संपन्न करने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने इस वित्त वर्ष में 484 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की है। इसमें देश भर में सभी जिलों के 7064 जन औषधि केंद्रों की जेनेरिक दवाओं की बिक्री शामिल है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में 60% अधिक दवाएं बेची गई। उन्होंने कहा कि इसमें आम जनता को करीब 3000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 2019-20 में सरकार ने जन औषधि केंद्रों के लिए करीब 35 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। श्री गौड़ा ने कहा कि अब तक 1 रुपए प्रति पैड के हिसाब से 30 करोड़ से अधिक जन औषधि सुविधा सैनिटरी पैड इन केंद्रों के जरिए बेचे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 30 करोड़ ऐसे और सैनिटरी पैड खरीदे जाएंगे। इसके लिए निविदा जारी की जाएगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया। ये नया संस्थान CSIR के 2 संस्थानों राष्ट्रीय विज्ञान संचार तथा सूचना स्रोत संस्थान और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान का विलय करके बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दोनों संस्थानों को मिलाने का उद्देश्य इनकी क्षमताओं को एक जगह लाकर विश्व स्तर पर इन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति अनुसंधान के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड महामारी के दौरान अपनी अहमियत साबित करने वाले विज्ञान और संचार के फायदों से समाज को अवगत कराया जा सकेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता समाज कल्याण के प्रति वचनबद्धता है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में डॉक्टर सिवन ने कहा कि इसरो के नेतृत्व में चलाए जा रहे अंतरिक्ष कार्यक्रम की दूसरी विशेषता बहुत कम बजट में कार्यक्रमों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि जब भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की थी कि हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म ग्रेविटी के $10 करोड़ से भी कम खर्च में ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया गया। डॉक्टर सिवन ने कहा कि हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम किसानों और मछुआरों के लिए भी बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। Our satellite is providing lot of services. समुद्र में मछुआरों के लिए मछलियों की संभावना तलाशने के लिए हमारा उपग्रह बहुत सारे अनुसंधान कर रहा है और किसानों के लिए भी। हाल ही में हमने एक फिशरमैन ऐप बनाया है। इसकी सहायता से वे हमारे संचार उपग्रह, नेविगेशन उपग्रह और रिमोट उपग्रह का भरपूर फायदा उठा सकेंगे। इस ऐप की बदौलत उन्हें समुद्र की स्थिति और मछलियों की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही जब वो गहरे समुद्र में होंगे तो उन्हें मौसम का हाल और अपने साथियों से संपर्क बनाए रखने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसलिए ये ऐप मछुआरों के लिए बहुत उपयोगी है। So that way this is very useful for fishermen. उपग्रह कार्यक्रमों के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाकर इसरो ने विश्व मंच पर अपने लिए जगह बना ली है। भारतीय उपग्रहों के प्रक्षेपण के अलावा इसरो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अब तक इसरो अपने 33 विदेशी ग्राहकों के 328 उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस सहित कई देशों ने अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो की सेवाएं ली हैं। इससे इसरो को $25 लाख अमेरिकी डॉलर और 1 करोड़ 89 यूरो की आमदनी हुई है। इसरो अध्यक्ष ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दीर्घावधि कार्यक्रमों का भी जिक्र किया और कहा कि इसरो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। वंदे भारत मिशन का 9वां चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हो गया है। इस चरण में अब तक 24 देशों से 591 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से लगभग 1,12,000 लोगों को स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज बताया कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कल तक 47 लाख से अधिक लोगों को स्वदेश लाया जा चुका है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गयावली आज 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। वे कल सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाली 6ठी भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने समाचार माध्यमों के एक वर्ग की ओर से जारी इन खबरों का आज खंडन किया कि रेलवे द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूला जा रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि यह खबर भ्रामक और निराधार है। रेल मंत्रालय ने कहा कि परंपरा के अनुसार त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए विशेष दूरगामी रेलगाड़ियां चलानी शुरू कर दी गई थी। इस वर्ष अनेक रेलखंडों में यात्री गाड़ियों की बहुत मांग थी, जिससे निपटने के लिए त्योहारों के समय रेलगाड़ियां चलाई गई थी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ भाड़ के मद्देनजर विशेष रेलगाड़ियों की सेवाएं जारी रखी गई। मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2015 से इन रेलगाड़ियों के किराए कुछ बढ़ाए गए थे। इस वर्ष भी ऐसा कुछ नया नहीं है, बल्कि ये पहले ही जैसा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में इस त्योहार को कई नामों से जाना जाता है। ये तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस अवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कामना की है कि ये पर्व समाज में प्रेम, स्नेह और सौहार्द के बंधन मजबूत करेंगे और देश में समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये सभी त्योहार देश की विविधता के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बावजूद मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों लोग ब्रह्म मुहूर्त काल से पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रयागराज का प्रसिद्ध माघ मेला भी आज से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में भी बड़ी संख्या में लोग गंगा सागर में संक्रांति स्नान कर रहे हैं। इस दौरान 10 लाख से भी अधिक लोगों ने स्नान किया। असम में माघ यानी भोगली बिहू पारंपरिक उत्सव हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व पतंग उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य में इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के कई दक्षिणी जिलों में रुक रुक कर बारिश होने के बावजूद पोंगल का त्योहार आज उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पोंगल के अवसर पर देश और दुनिया के तमिल मूल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि इस समय बहुत कुछ मनाने और आगे देखने की जरूरत है। ब्रिटेन के समाज के प्रति तमिल समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस समुदाय ने देश में व्यापार को बढ़ाया तथा यहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया। श्री जॉनसन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में मरीजों के इलाज में भी तमिल समुदाय की भूमिका को सराहा। To our fantastic British Tamil community and to Tamils around the world, I wish you a very happy Thai Pongal. And as you gather together with your family and friends, I believe there is so much to celebrate and to look forward to. Not least the delicious rice pudding Pongal, which I hope all of you will be enjoying very shortly. Of course, traditionally this day of worship celebrates the arrival of the harvest, but I also want to celebrate the contribution of Tamils in the UK. और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 92 अंक की वृद्धि से 49,584 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 31 अंक चढ़कर 14,596 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 73 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना लगभग 400 रुपए के नुकसान के साथ 48,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी भी करीब 800 रुपए टूटकर 65,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से सुबह 5 बजे से FM रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। भारतीय टीम कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण चुनौती का सामना कर रही है। उसके 9 खिलाड़ी फिटनेस की समस्याओं से जूझ रहे हैं और जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी अंतिम और निर्णायक टेस्ट से बाहर हैं। मयंक अग्रवाल और R अश्विन की फिटनेस को लेकर भी संशय बना हुआ है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में महान फिल्मकार सत्यजीत रे को उनकी सुप्रसिद्ध फिल्मों के प्रदर्शन के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने 2019 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्वर्ण जयंती आयोजन में इसकी घोषणा की थी। सत्यजीत रे के जन्मशती वर्ष में आयोजित किए जा रहे समारोह में श्रद्धांजलि के रूप में उनकी चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 20 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहेगा। श्रीनगर में आंशिक रूप से आसमान साफ रहेगा। जम्मू में सुबह कोहरा छाया रहेगा। तापमान 7 डिग्री और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 4 डिग्री से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी में तड़के कोहरा छाया रहेगा। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.52% हुई।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का दल चीन में कोविड महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए वुहान पहुंचा। फसलों के त्योहार मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू परंपरागत उल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन में भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।